हेलो स्कॉलर्स एंड वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 6। तो आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मेटलर्जी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और अपने डाउट्स को एनी हाउ दूर कर रहे होंगे। अगर नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल अपने फैकल्टी से बात करिए, क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं उनको निकालने की कोशिश करिए। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं ये क्वेश्चन आपके पिछले लेक्चर का है, जहाँ पे मैंने कॉपर के रिडक्शन के बारे में बात किया था, कॉपर की मेटलर्जी की बात की थी। तो क्वेश्चंस देखते हैं। हीटिंग मिक्सचर ऑफ Cu2O एंड Cu2S विल गिव। तो अगर आप ध्यान दें तो ये है क्या, Cu2O प्लस Cu2S को हिट कर रहे हैं। तो आप बताओ क्या मिलेगा। ये क्लास का क्वेश्चन है, क्लास में मैंने कराया हुआ है, याद करिए। बार बार मैं रिपीट करता हूँ उस चीज़ को। तो ये क्या देगा, बोलो भाई, यही देगा ना। कुछ याद आ रहा है? किस तरह का एग्जाम्पल है ये? सेल्फ रिडक्शन। तो सेल्फ रिडक्शन में कौन कौन से हमारे एलिमेंट थे जिनका हमने कराया था? मेटल कौन कौन से थे? तापसी, बोलो भाई, तांबा, पारा, शीशा। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था जेईई मेंस का 2005 का। क्लियर? इसको नोट डाउन करिए। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि इसमें बोल रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट CuFeS2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने 5 लेक्चर में देखा भी होगा, मैंने बार बार इस पर ध्यान दिया है। CuFeS2 याद रखना, चैल्कोपायराइट बोलते हैं या कॉपर पायराइट बोलते हैं। इन्वॉल्व्स, पहला ऑप्शन है क्रशिंग फॉलोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फॉलोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। तो बिल्कुल सही है। क्यों भाई, क्रशिंग तो करते ही हैं, ऊपर से क्या है, सल्फाइड हो रहा है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन, ये ऑप्शन तो सही है। सेकंड देखते हैं, रिमूवल ऑफ आयरन एज अ स्लैग। तो अगर बात करें CuFeS2 की, तो इसकी रोस्टिंग कराते थे हम, हमें क्या मिलता था, Cu2S प्लस FeU प्लस SO2। FeO मिला, FeO इम्प्योरिटी है, तो हमने क्या मिला, SiO2 मिला। तो एज ए स्लैग हमने बाहर निकाल लिया। ये भी स्टेटमेंट अपना सही हो गया। तीसरा है सेल्फ रिडक्शन स्टेप टू प्रोड्यूस ब्लिस्टर कॉपर। अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने देखा था, फॉलोइंग बाय इवोल्यूशन ऑफ SO2। बिल्कुल सही है, सेल्फ रिडक्शन होता भी है इसमें। लास्ट क्या है, रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर बाय कार्बन रिडक्शन। तो कॉपर में हमने कार्बन रिडक्शन करा था क्या, बताओ आप? नहीं गिरा था ना। और ऊपर से क्या करना है, हमें रिफाइनिंग करना है, और करना किसका है, कॉपर का। तो कॉपर की रिफाइनिंग हमने कैसे की थी, याद करो आप। कर्टेन, याद आ रहा है, पोलिंग मेथड। कर्टेन पोल पे लगाते थे हम, तो इसके लिए हमने क्या किया, पोलिंग मेथड यूज किया। और पोलिंग मेथड, इसके अलावा क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। मतलब क्या होगा कि ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा हमारा इसका, ABC। ठीक है, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है 2016 का। ठीक है भाई, तो देख रहे हो आप कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ध्यान दोगे आप, जितने भी मैंने लेक्चर करा दिए हैं बहुत अच्छे से मैंने कराया हुआ है। अगर आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान दोगे, सारे का लॉजिक समझने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा मेटलर्जी कहाँ पे करनी है। और मैंने कोशिश किया कि सारी चीज़ें आपको याद भी हों। तो बार बार आप नोट्स को रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो बार बार नोट्स देखिए आप। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको नोट डाउन करिए। आज हम देखने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। तो एज यूजुअल जैसा हमने पहले किया है वही काम आज भी करने वाले हैं, कुछ नया नहीं रहेगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, तो इसके ओर्स देख लेते हैं। कैलामाइन हो गया, स्फेलेराइट हो गया, जिनसाइट हो गया,
अब तो आपको चीज़ें याद भी हो गई होंगी। तो सिंपल है, अगर कार्बोनेट ओर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हाइड्रोलिक वॉशिंग करना पड़ेगा। अगर सल्फाइड ओर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो पहला तो हमने क्या किया, कंसंट्रेशन करा लिया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर मिल गया। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर ये है तो अगला क्या करेंगे हम, रोस्टिंग, या फिर क्या करेंगे, कैल्सिनेशन। रोस्टिंग किसका करेंगे, ZnS का, बोलो भाई, SO2 गैस निकलेगी। और यहाँ कैल्सिनेशन करेंगे कैलामाइन का, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, हमें CO2 गैस निकल गई। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, ये अपना चल रहा था रोस्टिंग, अब करना है रिडक्शन मेथड। तो रिडक्शन पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं बात करूँ आपका एलिंगम डायग्राम का जिंक का, तो ये कुछ ऐसा आता है। और अगर C कार्बन की बात करें तो कार्बन 710 तक यहाँ ऐसे रहता है, फिर ऐसे जाता है। ठीक है, 710 तक ऐसा रहता है, फिर ऐसे जाता है। और CO की बात करें तो CO कुछ ऐसा जाता है, राइट। यहीं पे तीनों कट करते हैं, ये अपना CO का हो गया और ये हो गया जिंक। तो कार्बन तो आपको भी मालूम चल रहा है यहाँ से ग्राफ से कि जो जिंक होता है कार्बन उसको बहुत अच्छे से रिड्यूस करेगा। तो कार्बन रिड्यूस करेगा तो ZnO प्लस C, Zn प्लस CO गैस बनाता है। ठीक है, अब ज़रा देखना आप, इस प्रोसेस में जो होता है, ये प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे किया। जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हमने लोअर टेम्परेचर पे CO के साथ रिएक्शन कराया कार्बन का, ZnO प्लस CO, तो ये बनाएगा Zn प्लस CO2। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये रिवर्सिबल होता है, आगे भी जाएगा और पीछे भी जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया, रिवर्सिबिलिटी से बचने के लिए हमने टेम्परेचर बढ़ा लिया। टेम्परेचर बढ़ा लिया तो क्या हो गया, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया। तो ये जो जिंक मिलता है ये हमें गैसियस फेज में मिलता है, गैसियस फेज में जिंक मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट होता है 920 डिग्री सेंटीग्रेड। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 920 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसलिए हमने टेम्परेचर कितना लिया है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ज़्यादा टेम्परेचर लेंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, वेपर फेज में मिलेगा अपने। तो जिंक जो हमें मिलता है उसको बोलते हैं स्पेल्टर जिंक। यहाँ जो जिंक मिला, स्पेल्टर जिंक मिला। और ये जो रहता है ये लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका हम रिडक्शन कराते हैं कार्बन के साथ। एक और पॉइंट नोट करने वाली है कि इसमें जो हम फर्नेस यूज करते हैं, इसके बारे में स्टडी नहीं करना है, बस ऐसे बता दे रहा हूँ। फर्नेस जो यूज करते हैं वो होता है रिटार्ड फर्नेस। ठीक है भाई, इसको लिखिए। अब रिडक्शन तो हो गया, अब क्या करना है, हमें रिफाइनिंग करानी है। तो इसके पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि जो जिंक होता है उसमें इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती है। तो जिंक में इम्प्योरिटी क्या क्या होती है भाई, बताओ, याद आ रहा है आपको, CD, PB और Fe की इम्प्योरिटी होती है। हमने कराया भी था कुछ, याद आ रहा है, बताइए। 767 डिग्री सेंटीग्रेड लिया तो यहाँ से क्या हो गया, CD बाहर हो गया, क्योंकि 767 डिग्री क्या है, CD का मेल्टिंग पॉइंट है। ये वेपराइज होकर ऊपर निकल जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, डिस्टिलेशन, याद आ रहा है। तो डिस्टिलेशन किया तो यहाँ हमें क्या मिल गया, जिंक। इसके अलावा क्या मिला, PB और Fe। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर जो था, टेम्परेचर ग्रेटर देन
दिस वन और लेस देन इसके बॉइलिंग पॉइंट 920 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे क्या किया, टेम्परेचर ग्रेटर देन 920 ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जिंक जो होगा वो वेपर फेज में मिल जाएगा और यहाँ पे पीबी और एफ एज इट इज मिल जाएंगे, तो ये अलग हो जाएगा। तो डिस्टिलेशन से हम इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या यूज़ करेंगे प्योरीफिकेशन का, बताओ आप। सुनो अल्लाह जनता आज क्यों नहीं सोई, उसमें भी क्या हो रहा है, आपका जिंक आ रहा है ना, याद आ रहा है कुछ। सुनो अल्लाह जनता आज क्यों नहीं सोई। तो अल्ट्रा प्योरीफिकेशन के लिए क्या करेंगे हम, जिंक का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी कर लेंगे। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है क्या। तो इस तरीके से हमने जिंक भी देख लिया, इसको नोट डाउन करिए। अगला है एक्सट्रैक्शन ऑफ पीबी, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड। देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड। लेड के ओर की बात करें, PbCO3, PbSO4, बोलो भाई, इसका नाम क्या था, सेरुसाइट, इसका नाम क्या था, एंग्लेसाइट, PbS, गैलेना। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। बोलो, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी आपको कि जो इम्प्योरिटी रहती है PbS के साथ क्या रहती है, ZnS। ठीक है, तो जब कंसंट्रेशन हम कराते हैं तो यहाँ पे क्या मिलाते हैं हम, NaCN, डिप्रेसेंट, याद आ रहा है। सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, कुछ भी नया नहीं है, बस हम एक फॉलो कर रहे हैं पाथ को ताकि हमें याद हो जाए चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से हमें PbS मिल गया। अब हमने क्या किया, रोस्टिंग कराया। बोलो भाई, तो रोस्टिंग कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, PbO। क्लियर, तो PbO और PbS क्या हो जाएगा, सेल्फ रिडक्शन, याद आ रहा है, तांबा पारा शीशा, तांबा पारा शीशा, लेड आ गया। ठीक है, सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा। PbO प्लस समटाइम सल्फेट भी बनता है। ठीक है, टेम्परेचर अगर कम रखेंगे तो सल्फेट भी बन जाता है। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल, Pb प्लस SO2 गैस मिल जाएगी। बैलेंसिंग आप देख लेना। ठीक, तो ये हो गया अपना सेल्फ रिडक्शन। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या बात है कि मैक्सिमम जो हम Pb का एक्सट्रैक्शन कराते हैं तो उसमें अगर हाई ग्रेड Pb रहे, ध्यान देना भाई, अगर हाई ग्रेड Pb रहे तो इसके लिए हमने यूज़ किया सेल्फ रिडक्शन। और लो ग्रेड Pb रहे, लो ग्रेड Pb रहते हैं तो इसके लिए हम करते हैं कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन भी वैसे मैंने आपको बता दिया था Pb का, तो क्या होगा, PbO प्लस C, Pb प्लस CO। समटाइम क्या होता है, PbO में CaO की इम्प्योरिटी रहती है। क्या होती है, PbO में CaO की इम्प्योरिटी रहती है। तो आप देखो, अगर मैंने इसमें क्या किया, एक फ्लक्स मिलाया, एसिडिक फ्लक्स, तो क्या है, PbO भी बेसिक है, ये भी बेसिक है। मोर बेसिक कौन है, ये है। तो ये क्या मिल जाएगा, CaSiO3 मोर बेसिक है, उसके साथ रिएक्शन कराएगा। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था बेयर्स प्रोसेस में, जहाँ पे NaOH का रिएक्शन है Al2O3 के साथ, और हमारी इम्प्योरिटी थी वो Fa2O3 थी, तो Fa2O3 के साथ रिएक्शन ना करके Al2O3 के साथ कर रहा था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। और ये क्या करेगा, मोर बेसिक है तो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, नॉट PbSiO3, ये नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि CaO इज मोर बेसिक। क्लियर हो गया क्या। ये तो अपना हो गया रिडक्शन। इसके बाद बात आती है रिफाइनिंग ऑफ Pb। तो रिफाइनिंग ऑफ Pb बताइए आप क्या यूज होगा, कुछ याद आ रहा है।
कब लड़के फैल गए थे, याद आ रहा है? सुनो प्रभा भी आज आई है, याद आ रहा है कुछ? बोलो। तो लड़के फैल गए थे, लिक्विड हो गए थे, लिक्वेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। बोलो, रिफाइनिंग के लिए। दूसरा इसमें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी हम कर लेते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हम क्या करेंगे? एज यूजुअल एनोड पे क्या करेंगे? इम्प्योर पीवी। कैथोड पे क्या करेंगे? प्योर पीवी। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट होता है पीवी SiF6 का, और पीवी के साथ साथ क्या होता है? H2 SiF6 का। तो ये हो गया आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ पीवी। इसको नोट डाउन करिए। कुछ भी नया नहीं है, सारी चीज़ें हुई हैं लगभग। तो भाई अभी तक कुछ नया दिखा गया? कुछ भी नया नहीं है, सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला है एक्सट्रैक्शन ऑफ टीन। एक्सट्रैक्शन ऑफ टीन फ्रॉम कैसीटराइट। सब चीज़ आप ही बताओगे, कुछ नया है नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे? SnO2 था, तो इम्प्योरिटी क्या थी इसमें, याद आ रहा है? वोल्फ्रामाइड की थी। कुछ याद है? ठीक है, तो हमने क्या किया? कंसंट्रेशन ऑफ 4 कराया। यूज क्या किया था हमने, बताइए जल्दी। इसमें हमने क्या यूज किया था? मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके बाद जब हमने रोस्टिंग कराई थी, तो रोस्टिंग में क्या मिला था हमें? SnO2 ही मिलेगा। और SnO2 में ख़ास बात क्या थी भाई? SnO2 में ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे क्या था? CuS और FeS की इम्प्योरिटी थी। तो हमने रोस्टिंग कराया, तो क्या हो गया? हमें CuSO4 मिल गया, FeSO4 मिल गया। ये सारी इम्प्योरिटी हमें मिल गई। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? इसके बाद क्या कर सकते हैं? SnO2 का कार्बन रिडक्शन 2C एंथ्रासाइट लेते थे। ये भी सारे रिएक्शन लिखा चुका हूँ मैं आपको। ये क्या है? अपना रिडक्शन है, तो ये भी लिखा लिया था। सारी चीज़ें आपको लिखाई गई हैं। यहाँ से अपने इक्वेशन मिल जाता है और 2CO मिल जाता है। अब इसके बाद आती है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग कर्टेन बोला गया था। रिफाइनिंग क्या बोला गया था? कर्टेन मतलब क्या है? पोलिंग मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर? और क्या बोला गया था? सुनो प्रभा भी आ गई है। तो पोलिंग भी यूज कर सकते हैं और लिक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट जो मेटल है जिसका हम एक्सट्रैक्शन देखने वाले हैं वो है अपना गोल्ड। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। तो ये तो नेटिव ओर होता है, तो ठीक है। तो ऐसा चीज़ का कोई और नहीं मिलता है। ये मिल सकता है एलुवियल सैंड से, एलुवियल सैंड से मिल सकता है, या फिर बोल सकते हैं ऑरिफेरस क्वार्ट्ज से मिलता है। पहला होता है हम एमलगमेशन से कर सकते हैं भाई, एमलगमेशन, एमलगम बना लें। तो किसी भी मेटल में अगर Hg डालते हैं, ठीक है, पारा डालते हैं, तो उसके साथ हम जो भी कंपाउंड अपना बना उसको हम बोलते हैं एमलगम। क्लियर हुआ क्या? क्या बोला मैंने? Hg प्लस कोई भी मेटल ले लीजिए, Hg ले, Au ले लीजिए, Ag ले लीजिए, Cu ले लीजिए, ये सारे क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम एमलगम। ठीक है। और Pt एंड Fe ये दोनों एमलगम नहीं बनाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा।
तो अगर एमलगमेशन हुआ तो होगा क्या, ज़रा देखते हैं। यहाँ अपना Hg हो गया, उसके ऊपर अपना Au हो गया, तो ये स्लरी बनाएगा। तो ये क्या करेगा, ये स्लरी क्या है, स्लरी ऑफ Au प्लस Hg। अब ज़रा सोचो आप, Hg का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, तो डिस्टिलेशन कर सकते हैं हम। तो AuHg का एमलगम बना, हमने क्या किया, डिस्टिलेशन कर लिया। तो डिस्टिलेशन किया तो क्या मिल गया हमें, Hg मिल गया और Au अलग हो गया। तो Au एज इट इज आपका सॉलिड फॉर्म में मिल सकता है, या फिर क्या होगा, स्लरी की फॉर्म में मिल सकता है, और ये अपने वेपर बना के उड़ जाएगा। 60 या 70% गोल्ड का एक्सट्रैक्शन हम इसी के थ्रू करते हैं। 60-70% गोल्ड का एक्सट्रैक्शन हम जो रहता है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं, अमलगम बना के उसके बाद हमने क्या किया, डिस्टिल कर दिया, तो अपना AuHg मिल जाता है। दूसरा मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट, ये पढ़ा चुका हूँ मैं, आपको रिपीट कर रहा हूँ। कौन सा, याद करो आप, सबसे ज़्यादा फेमस मेथड, साइनाइड मेथड। साइनाइड मेथड, और क्या नाम दिया था हमने इसका, मैक आर्थर फॉरेस्ट मेथड। बोलो भाई, बात आ रही है क्या समझ में। क्या करते थे इसमें हम, Au ले लिया, साइनाइड ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपना कॉम्प्लेक्स बना लिया। फिर क्या कर रहे हैं, जिंक के साथ हम इसको रिड्यूस करते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या है, जिंक की इम्प्योरिटी है, तो जिंक की जब इम्प्योरिटी रहती है तो हम क्या करते हैं, Au में NaNO3 मिलाते हैं या KNO3 मिलाते हैं, तो जिंक उड़ जाता है, Au हमें बच जाता है। क्लियर, इसको नोट डाउन करिए। तो ये तो हो गया अपने गोल्ड का रिडक्शन। अब क्या करेंगे हम, रिफाइनिंग देखते हैं। तो रिफाइनिंग तो वैसे ही मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, कुछ भी नया नहीं है। तो रिफाइनिंग क्या करते हैं हम गोल्ड के लिए, क्यूपलेशन मेथड, और एक और बताया था हमने क्या, कि हम इसकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी कर सकते हैं। तो क्यूपलेशन मेथड पूरा डिटेल में आपको बता चुका हूँ। वहीं से फिर से सोने पे सुहागा वाला कॉन्सेप्ट आएगा, रिपीट कर लीजिए, ठीक है। तो रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड, तो क्या होगा, क्यूपलेशन। तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, जिसकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज़्यादा रहेगी, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना के अपना बाहर निकल जाएगा, बाद में अपना U बच जाएगा। और क्या हो जाते हैं, आप बोरेक्स भी ऐड करते हैं। बोरेक्स क्या करेगा, हीट होके NaBO2 प्लस B2O3 देगा, और ये B2O3 इसको क्या बोलते हैं, बोरेक्स बीट। तो ये कॉपर क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना के बाहर निकल जाएगा। क्लियर, और हमारे पास क्या होगा, गोल्ड मिल जाएगा। तो जिसको बोलते हैं सोने पे सुहागा, कुछ नया नहीं है, इसको भी लिख लो आप। दूसरा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट आता है आपका ना एक्सट्रैक्शन ऑफ एजी का एक्सट्रैक्शन। तो Ag और Au एक ही तरह है, तो सेम सारा प्रोसीजर फॉलो होगा, कुछ भी नया नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट अपना एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर।
कुछ ज़्यादा लिखाऊंगा नहीं, बस इतना लिख लो आप, सेम एज गोल्ड, सेम एज गोल्ड। नेक्स्ट लिखिएगा डिसिल्वराइजेशन ऑफ अर्जेंटीफेरस लेड। इसमें क्या होता है कि Ag एंड Pb का एक सॉल्यूशन होता है, ऊपर से हमने क्या किया, जिंक मिला दिया। अब जिंक और Pb आपस में इमिसिबल होता है, लेकिन Ag जो होता है दोनों में मिसिबल होता है, और Ag की जो सॉल्युबिलिटी रहती है वो Zn में ज़्यादा रहती है। तो क्या होगा, सोचो ज़रा आप, Ag भागेगा Zn के पास, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Zn प्लस Ag, और यहाँ पे Pb बच जाएगा। क्लियर। तो क्या हो रहा है, डीसिल्वराइजेशन ऑफ अर्जेंटीफेरस लेड, अर्जेंटीफेरस लेड का उसमें से क्या कर रहे हैं हम, डीसिल्वराइजेशन कर रहे हैं, इधर की तरफ आ रहा है। क्लियर हुआ। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्क्स प्रोसेस। ठीक है, इसमें पॉइंट क्या क्या था कि Zn इज इमिसिबल विथ Pb। दूसरा पॉइंट क्या था भाई, Ag इज मोर सॉल्युबल इन जिंक। सो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल गया अपना, Zn Ag के साथ। क्लियर हुआ क्या, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ Mg। तो अगर सी वाटर की बात करें तो उसमें 0.13% जो रहता है वो Mg प्लस आयन में कन्वर्ट रहता है, +2 आयन में रहता है। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया, सी वाटर को ले लिया और उसका रिएक्शन करा के किसी तरह हमने Mg निकाल लिया, तो ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डॉ सी वाटर, डॉ सी वाटर एक्सट्रैक्शन ऑफ Mg, इस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप नोट डाउन करना, सी वाटर कंटेंस 0.013% ऑफ Mg+2 आयन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास MgOH का होल ट्वाइस रहेगा सी वाटर में, तो हमने क्या किया, इसमें Ca मिला दिया, तो ये क्या करता है, CaOH का होल ट्वाइस बना लेता है और Mg+2 छोड़ देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ज़्यादा सोलूबल है वाटर में, राइट। ये ज़्यादा सोलूबल है, ये स्पेरिंगली सोलूबल है, तो ज़्यादा सोलूबल होगा तो वो क्या करेगा, अपना सॉल्यूशन बना लेगा, लिखना मोर सोलूबल, और ये क्या है, स्पेरिंगली सोलूबल। Mg+2 मिल गया। अब Mg+2 का हम रिफाइनिंग कर सकते हैं। रिफाइनिंग ऑफ Mg+2, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर लेते हैं। तो वही सेम प्रोसेस एनोड एंड कैथोड। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, MgCl2 लेते हैं, मोल्टेन MgCl2। तो कैथोड पे हमें क्या चाहिए, Mg+2 इलेक्ट्रॉन, तो Mg मिल गया। कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या हो जाएगा, Cl-, तो यहाँ हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना प्रोसेस हो जाता है। तो ये बहुत हीटिंग ट्रीटमेंट ऑन स्टील। तो पहला जो होगा वो है क्वेंचिंग। तो क्वेंचिंग में हम क्या करते हैं,
स्टील लिया, उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, गर्म किया और अचानक से ठंडा कर दिया, गर्म किया अचानक से ठंडा कर दिया, तो इससे क्या होता है, स्टील बहुत ज़्यादा ब्रिटल बनेगा और हार्ड बनता है। ठीक है, तो क्वेंचिंग क्या हुआ, हीटिंग ऑफ स्टील अप टू रेडनेस एंड suddenly cooling it down. It makes steel hard and brittle. दूसरा प्रोसेस जो होता है वो होता है एनीलिंग। एनीलिंग में क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर करते हैं, हीटिंग एकदम रेडनेस तक बहुत ज़्यादा हीटिंग करते हैं और धीरे धीरे कूल करते हैं। समझना आप इस चीज़ को। पहले में क्या था, बहुत ज़्यादा हमने रेड कर दिया और उसको अचानक से ठंडा किया, ठीक है, तो ब्रिटल बनता है। इसमें क्या है, हमने क्या किया, रेडनेस तक हीट किया, उसके बाद से धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इसको कूल कर रहे हैं। ठीक है, हीटिंग ऑफ स्टील up to redness and cooling it slowly ठीक है। तीसरा एक और होता है, तीसरा होता है टेम्परिंग। ठीक है, तीसरा अपना क्या होता है, टेम्परिंग। इसमें क्या होता है, हीटिंग ऑफ quenched steel below redness and cooling slowly। इसमें मेटल सॉफ्ट बनता है, इट मेक्स स्टील सॉफ्ट। इसको नोट डाउन करिए। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा हीट ट्रीटमेंट। उसमें 3 चीज़ें थी, क्या क्या था, क्वेंचिंग था, एलेनिंग था और तीसरा अपना टेम्परिंग था। क्वेंचिंग में हमने क्या किया, हीट किया बहुत ज़्यादा और तुरंत उसको ठंडा कर दिया। एनेलिंग में क्या था, हीट किया और धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं। और टेम्परिंग में क्या था कि क्वेंच्ड स्टील जो पहले से था, हमने उसको रेडनेस से नीचे ही हीट किया, थोड़ा ज़्यादा हीट किया, मतलब रेडनेस से नीचे नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हीट किया और धीरे धीरे इसको कूल कर रहे हैं। ब्रिटलनेस बढ़ाने घटाने के काम आती है, सॉफ्टनेस बढ़ाने घटाने के काम आती है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि उसका सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब जो स्टील है, स्टील को किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में रख दें ताकि उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाए। तो लिखना आप, सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। पहला लिखना केस हार्डनिंग। तो इसमें क्या करते हैं, हम स्टील के ऊपर चारकोल की एक लेयर लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें स्टील के ऊपर चारकोल की एक लेयर लगाते हैं, स्टील प्लस चारकोल लेयर। दूसरा है नाइट्राइडिंग। इसमें क्या करते हैं, स्टील प्लस अमोनिया का लेयरिंग। ठीक है, तो ये इनर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जरा देखना, केस हार्डनिंग में नाम से ही पता चल रहा है कि जो लेयर होगी अपर वाली वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो ये क्या करता है, अपर जो लेयर होता है वो लेयर को हार्ड कर देता है, लेयर पे फॉर्म्स हार्ड कोटिंग। और ये क्या करता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर देता है, रिएक्शन जल्दी नहीं होती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अपना मेटलर्जी पूरा खत्म होता है। आई होप आपको पूरी चीज़ समझ में आए होंगे।
बहुत अच्छे से रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। इनऑर्गेनिक का बेस्ट तरीका यही है, जितना ज़्यादा हम रिवाइज करें, कॉन्सेप्चुअली रिवाइज करें, कुछ ट्रिक्स लगा के रिवाइज करें, सारी चीज़ें आपको याद करनी ही करनी है। कोई लॉजिक लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो भी हमें चीज़ें क्लियर होनी ही पड़ेंगी, ताकि आगे चल के हमारे लिए काम आएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।